बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो मैंने आंचल डाइजेस्ट से सिलेक्ट किया है। 2006 का है ये आंचल, दिसंबर का। तो उसमें से ये नावल है नादिया फ़ातिमा रिजवी का। शॉर्ट नावल है, कज़न बेस्ड है, बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा सा नावल है। ना छुड़ा सकोगे दामन, ये लिखा था नादिया फ़ातिमा रिजवी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बारात ना आए रहे हम आस लगाए, जवानी रोए रोए हाय रे हाय। हाय हया के मुँह से हाय की आवाज़ एक ज़ोरदार कराह की सूरत में निकली। ताई अम्मी की चप्पल उसकी पसली की सकाई जो कर गई। बेशरम बेहया, ज़रा जो इस लड़की में शर्म नाम की कोई चीज़ हो, किस कदर बेबाकी से अपने बारात के ना आने का गम मना रही है। पूछती हूँ मैं इसके बाबा से कि आखिर क्या सोचकर इस बेहया का नाम हया रख छोड़ा। सारा दिन तानसेन की जानशीन बनी हमारी रूहों को जलाती फिरती है। निगत बेगम का पारा उस वक्त ख़तरनाक हद तक ऊपर जा चुका था। तो अब अम्मी आप कितना गलत सोच रही हैं। मैं अपनी बारात ना आने का गम थोड़ी मना रही हूँ, मैं तो बस यूं ही गुनगुना। हया ने मिन मनाकर वजाहत देनी चाहिए। बस चुप हो जाओ, बड़ी आई गुनगुनाने वाली। वो हया की बात दरमियान से काट कर गुस्से से बोली, अरे कुछ संदल से ही सीख ले, कितनी तरहदार और सुलझी हुई लड़की है। और तुझे सिवाय अपनी चिंगाड़ती आवाज़ में मुर्दों को जगाने के और ढोल की तरह मुंह से आवाज़ें निकालने के और आता ही क्या है। ताई अम्मी ने हया की अच्छी खासी तबीयत साफ कर डाली, जबकि हया मारे सदमे के चकरा कर रह गई। ओफ अम्मी, आप मेरी इतनी सुरीली आवाज़ को ढोल से तशबीह देकर उसकी तौहीन कर रही हैं। लो और सुनो। उन्हें तो जैसे पतंगे लग गए, लेकिन उसी दम जीनत बानो वहाँ आई तो ताई अम्मी उनके सामने अपना दुखड़ा रोने लगी। हया ने मौका गनीमत जाना और फ़ौरन वहाँ से खिसक आई। संदल बाजी, आज खाने में क्या पकाया है? आलू गोश्त। दुआ के इस्तफसार पर संदल ने बताया। उफ, आलू गोश्त। यकदम दुआ का मुंह बन गया। ये हमारे घर वालों को आलू इतने मरगूब क्यों हैं? क्या दुनिया में आलूओं के अलावा खाने को कुछ और नहीं है? या अल्लाह, ये आलूओं को बर्ड फ्लू क्यों नहीं हो जाता? दुआ को आलू बहुत नापसंद थे और नागवारी से बोलती चली गई। बुरी बात दुआ अल्लाह की नेमतों की ऐसी नाशुक्री नहीं करते, बल्कि उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी हम इज़्ज़त के साथ खा रहे हैं। वह नासिहाना अंदाज में बोली तो दुआ खुद जलसी होकर स्कूल बैग उठाए अपने कमरे में चली गई। उन लोगों का शुमार सफ़ेद पोश घरानों में होता था, जहाँ वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम इस चांद तोड़ महंगाई में बमुश्किल बरकरार रखे हुए थे। इनायत अहमद के सिर्फ 2 ही बेटे थे, सुल्तान अहमद और मुश्ताक अहमद, जिनकी शादी उन्होंने अपनी दोनों भांजियों निगत और जीनत से कर दी थी। सुल्तान अहमद एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, जबकि मुश्ताक अहमद का अपना एक मेडिकल स्टोर था। 10 साल पहले इनायत अहमद अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे और उनके इंतकाल के सिर्फ 4 साल बाद ही बेगम इनायत भी दारे पानी से कूच कर गई थी। दोनों भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी। चूँकि दोनों की बीवियाँ आपस में सगी बहनें थी, लिहाजा दोनों घरानों में मोहब्बत, इत्तेहाद, यगानगत और अपनायत की फ़िज़ा कायम थी। सुल्तान अहमद ने रिटायरमेंट के बाद अपना सारा पैसा मुश्ताक अहमद के मेडिकल स्टोर में लगा दिया था, जो अब दोनों भाई मिलकर चला रहे थे। मुश्ताक अहमद की 2 बेटियां हया और दुआ थी, जबकि एक बेटा हमजा था। सुल्तान अहमद के 2 बच्चे थे, एक बेटी संदल और बेटा इबाद था। संदल हया से सिर्फ 1 साल छोटी थी। दोनों ने एक साथ ही ग्रेजुएशन किया था। तालीम से फारिग होकर संदल ने एक करीबी स्कूल में जॉब कर ली थी, जबकि हया घर के कामों में ताई अम्मी और चची का हाथ बटाती थी। दुआ 8वीं क्लास में और इबाद इंटर में पढ़ता था, जबकि हमजा ने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर ली थी। वो लॉन में बैठी स्कूल की कॉपियाँ चेक कर रही थी कि मान पोर्ट में क्रिकेट खेलते हमजा ने फर्द जोश में आकर एक ज़ोरदार छक्का लगाया। बाल काम में मुनहमिक संदल की गोद में गिरी तो वो बुरी तरह बौखलाकर कुर्सी से उठी। उसे यूँ बदहवास देखकर हमजा और इबाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, इतने बड़े होकर भी तुम्हारे अंदर संजीदगी नाम को नहीं आई। ब्लू जीन्स पर सफ़ेद कुर्ता पहने हमजा को हंसता देखकर संदल इंतहाई तैश में आकर बोली, अच्छा संजीदा बेगम, कल से मैं संजीदा होने की क्लासें आपसे ले लिया करूँगा। हमजा ने उसे मज़ीद चढ़ाया। देखो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरे मुंह ना लगो। तुम्हारे मुंह लगने की चाहत किसे है? वो दूबदू बोला। इससे पहले को वो उसे कोई करारा सा जवाब देती, उसी दम इतलाई घंटी बची और गेट से जो शख्सियत बरामद हुई उसे देखकर संदल जी भरकर बदमज़ा हुई। ओ कशिश! हमजा बैट घास पर पटक कर फ़ौरन उसकी पेशवाई को दौड़ा और कशिश साहिबा इंतहाई धीमे धीमे कदम उठाती लॉन की तरफ इस तरह आई कि अगर लड़खड़ाई तो गिरकर कहीं टूट ही ना जाएं। और संदल के मुकाबले विराजमान होकर बड़ी अदा से बोली,
और संदल, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? कंधों को छूती बालियों को बड़ी नज़ाकत से घुमाते हुए कशिश उसे सख्त बुरी लगी, जबकि हमजा बजाय कुर्सी पर बैठने के वहीं घास पर बैठा इंतहाई मुतासिकुन निगाहों से उस बेवकूफ़ लड़की को देख रहा था, जिसका नाम तो परवीन था, लेकिन इंडियन ड्रामों का कुछ ज़्यादा ही रंग उस पर चढ़ा हुआ था। मंगल बाजार से कॉटन के सूट खरीद कर उन्हें उटपटांग तरीके से सलवाकर, बालों को सस्ते से डाई से रंग कराकर, बड़े बड़े बाले पहनकर वो हकीकतन अपने आप को किसी इंडियन ड्रामे की हीरोइन समझती थी। उस पर मज़ाद एक दिन हमजा ने उसे यूं ही कशिश बोल दिया तो गोया वो आसमानों पर उड़ने लगी। सब उसकी हमकाना हरकतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते थे। अरे कशिश जी, स्कूल कहाँ चल रहा है? वो तो अपनी जगह पर ही खड़ा है। ये बात ने गोया उसकी मालूमात में इजाफा किया। इसी दौरान हया हस्बे मामूल गुनगुनाती हुई बाहर आई तो कशिश पर नज़र पड़ते ही खिल उठी। हाय परवीन, तुम इतने दिनों बाद आई, सच मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, हया पुरजोश आवाज़ में बोली। हया, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे परवीन मत कहा करो, मेरा नाम कशिश है, वो इंतहाई नागवारी से बोली। जब से हमजा ने एक बार उसे कशिश कहकर पुकारा था, तब से उसने सबको ये बावर करा दिया था कि उसे सिर्फ कशिश के नाम से ही पुकारा जाए, बल्कि उसने तो हमजा से यहाँ तक कह दिया था कि वो अखबार में तब्दीली नाम का इश्तिहार भी दे दे। ओ आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई, हया माथे पर हाथ मारकर मसनू शर्मिंदगी से बोली। अरे तुम कहाँ जा रही हो? संदल को कापियाँ समेटते देखकर हमजा जल्दी से बोला। मेरे पास तुम लोगों की फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है, ये कहकर वो कापियाँ समेटकर अंदर चली गई। स्कूल में सालाना फंक्शन की वजह से वो आज घर देर से लौटी तो ताई अम्मी को खूब घन गरज के साथ हया पर बरसते देखा, जबकि हया अपने मखसूस अंदाज में सर झुकाए बज़ाहिर उनकी लंतरानियाँ सुन रही थी। क्या हुआ ताई अम्मी, आप हया को क्यों डांट रही हैं? संदल ने इस्तफसार किया। अरे बच्ची, क्या बताऊँ तुझे, ना जाने ये किस जन्म का बदला मुझसे यूं जलील करवा के ले रही है। निगत बेगम आज कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो रही थी। बस आपा, इतना गुस्सा मत कीजिए, जीनत बानो ने उन्हें ठंडा करना चाहा। आखिर हुआ क्या है? संदल की समझ में कुछ नहीं आया। संदल बाजी, मैं आपको बताती हूँ, दुआ बोली। वो आज कुछ लोग बाजी को देखने आए थे तो तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ, हया दुआ की बात काटते बोली। संदल, आज कुछ यूँ हुआ कि कुछ खवातीन भारी भरकम तो पे, मेरा मतलब है औरतें, मुझे देखने आई। निगत बेगम के घूरने पर वो ज़रा संभल कर बोली। बस संदल, मैं तो इस बात पर सख्त हैरान थी कि आखिर वो खुराक की बोरियां इतने नाजुक अंदाम कपड़ों में कैसे आ फंसी। चलो, कपड़े तो किसी तरह खींच खांच कर चढ़ा लिए, लेकिन चेहरे पर उन्होंने मेकअप की जो तौहीनो तजलील की, वो मुझसे अल्लाह ही समझे। इस लड़की को एक कल भी सीधी नहीं। इसकी ताई अम्मी इंतहाई तिल मिलाकर वहाँ से वॉकआउट कर गई तो उनके पीछे जीनत बानो भी चली गई। संदल ने तासुफ से उसे देखा। हया, क्यों सताती हो ताई अम्मी को? संदल उसे जर्जश करती हुई बोली। मैं कहाँ सताती हूँ, मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ। उन साबका मिस वर्ल्ड को थोड़ा सा आईना दिखा दिया तो अम्मी नाराज़ हो गई। वो थोड़ा नादिम होकर बोली। साबका मिस वर्ल्ड? संदल ने हया के इस जुमले पर उसे चौंक कर देखा तो दुआ हंसते हुए बोली। वो दरअसल उन खवातीन में से बकौल एक कि मैं 4-5 साल पहले इतनी ही नाजुक व हसीन हुआ करती थी कि लोग मुझे मिस वर्ल्ड कहा करते थे। दुआ इसी खातून के अंदाज में बोली। मौसूफ़ा गोश्त की फैक्ट्री, धरती का बोझ, चर्बी की बोसीदा इमारत कुछ साल पहले मिस वर्ल्ड थी। हया इंतहाई जले कटे अंदाज में बोली तो बेसाख्ता संदल हंस पड़ी। ओफ हया, अब उनके बखिए उधेड़ना बंद करो और बताओ आगे क्या हुआ। वो बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली। हाँ, तो मैं कह रही थी कि उन तोपों ने मेरे ऊपर जो ताबड़तोड़ गोले बरसाए कि कुछ पल के लिए तो मैं गड़बड़ा ही गई। एक साहिबा बोली, बाल सचमुच में काले हैं या डाई किए हुए हैं? दूसरी बोली, अब तो मैं कितनी बार फेशियल करवाती हो, माथे पर ये छोटे छोटे दाने कैसे हैं? फिर उसी पल दुआ नाश्ते की ट्रे लेकर आई तो मुझे छोड़ छाड़ कर यूँ नाश्ते की जानिब मतवज्जा हो गई कि आज तो या ये नहीं या हम नहीं। फिर तीसरा कबाब निकलते हुए एक खातून बोली, दरअसल हमारा बेटा काफ़ी छोटा है, उसके लिए हमें ज़रा कम उम्र लड़की चाहिए। उसी स्नाम में दूसरी औरत डकार लेते हुए बोली, हमारी कोई ख़ास शराइत नहीं है, बस लड़की आम ना हक से मिलती हुई हो। हया उनकी नकल उतारते हुए बोली। फिर हया बाजी बोली, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप अपने सजीले 9 उम्र बेटे का रिश्ता किसी नाज़नीन के पास ले जाइए, यकीनन उसे ऐसे ही किसी गबरू जवान का इंतज़ार होगा। दुआ मज़े से बोली तो संदल हैरान रह गई। हाय हया, तुमने ये सब बोल दिया? ये तो कुछ नहीं, जब मुझे पता चला कि वो गंजा और चुनी चुनी आंखों वाला आदमी जिसे मैं इतनी देर से चचा मियाँ समझ रही थी, वही उनके बांके मियाँ हैं, जिसे वो खुलेआम लड़का कहकर लड़के के नाम की तौहीन कर रही थी। हया की बात पर संदल से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई। वो पेट पकड़कर हंसती चली गई। फिर मैंने चचा मियाँ से कहा कि बुजुर्गों, इस उम्र में आम नाक की ख्वाहिश करने के बजाय आप मुसल्ला तस्बीह संभाल कर बैठिए, और वैसे भी 45 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। बस फिर क्या था, वो सब एकदम से उठी और अम्मी और चची को 2-4 बातें सुनाकर चलती बनी। हया हाथ झाड़कर इत्मीनान से बोली,
अच्छा दुआ जियो, मेरे लिए ज़रा चाय बना कर ले आओ। संदल ने दुआ को बहाने से किचन में भेजा, फिर हया की तरफ मतवज्जा हो गई। हया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, वो रसानियत से बोली तो दुआ जैसे बिफर उठी। क्या नहीं करना चाहिए था? क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है कि आए दिन मैं ऐसे ऐसे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करके इसकी सज़ा भुगतती रहूं जो लम्हा भर में मेरी हस्ती मेरे पिंदार को दो कौड़ी का करके चले जाते हैं। मैं क्या करूं संदल, आखिर कब तक मैं खुद को यूं प्लेट में सजा सजा कर ऐसे लोगों के सामने पेश करती रहूं जिन्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, जो सिर्फ एक मेले की तरह लड़की देखने आते हैं और नाश्ता पानी करके उसमें 100 कीड़े भी डाल जाते हैं। बोलते बोलते हया की आवाज़ रंज सी गई तो संदल ने उसे बेसाख्ता अपने गले से लगा लिया। खुद संदल भी कई बार ऐसी सिचुएशन का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि वो भी तो एक लड़की थी। तुम देखना आया, तुम्हें लेने बहुत अच्छा इंसान आएगा जिसके साथ तुम्हारा नसीब जुड़ा होगा, जो तुम्हारी ज़ात को अर्जा नहीं करेगा बल्कि बड़ी शान और शौकत से तुम्हें अपने संग लेकर जाएगा। अरे दुनिया वालों का काम ही दूसरों की दिल आज़ारी करना होता है, तुम लोगों की परवाह मत किया करो। संदल ने उसे खुद से लिपटाए समझा रही थी। वो बखूबी जानती थी कि बज़ाहिर लापरवाह नजर आने वाली हया अंदर से कितनी हसास है। हेलो जी, ज़रा हमजा से बात करा दीजिए। फ़ोन की बल पर संदल ने रिसीवर उठाया तो एक इंतहाई दिलकश निस्वानी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। जी आप होल्ड कीजिए, ये कहकर संदल उलझी उलझी सी हमजा को बुलाने चली गई और उसे फ़ोन का बताकर अपने कमरे में चली आई। कानों में अभी तक वही दिलकश आवाज़ गूंज रही थी। आखिर कौन हो सकती है वो लड़की? हमजा की कोई दोस्त या फिर कोलीग? लेकिन हमजा ने तो आज तक किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। फिर ये कौन थी? वो मुतफिक्र सी खुद से बोली। संदल हमजा को दिल ही दिल में पसंद करती थी और उस पसंद ने कब मोहब्बत का पिराहन ओढ़ा उसे खबर ही ना हुई। उसने कई बार हमजा की आंखों में अपने लिए कोई ख़ास जज्बा खोजना चाहा, लेकिन उसे हमेशा नाकामी हुई। वो हमजा के मुतालिक बहुत हसास थी, क्योंकि ये मोहब्बत इतना हसास बना देती है कि महबूब को कोई आंख उठाकर भी देख ले तो अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि हवा का झोंका भी उसे छूकर गुजरे तो नागवार गुजरता है। बस दिल नादान की सिर्फ ये ख्वाहिश होती है कि अपने महबूब को सबकी नज़रों से बचाकर अपने दिल के मंदिर में कैद करके हम वक्त उसकी पूजा करते रहें। वो हमजा के मुतालिक सोचते सोचते न जाने कब नींद के मेहरबान आगोश में चली गई। ज़किया फूफो, जो सुल्तान और मुश्ताक अहमद की मामूजाद बहन थी, उनका इकलौता बेटा अमेरिका से लौटा था। उस खुशी में उन्होंने सारे ख़ानदान वालों को दावत दी थी। इस दावत का मकसद एक ये भी था कि उनका लाडला सपूत ख़ानदान की कोई लड़की पसंद कर ले। उन लोगों को भी बुलाया था, लेकिन संदल और हया ने सुनते ही इनकार कर दिया। नहीं अम्मी, हम नहीं जाएंगे। फूफो अपने बेटे के लिए लड़कियों का बाजार सजाना चाहती हैं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाए, मगर हम इस तमाशे का हिस्सा कतई नहीं बनना चाहते। संदल के हकीकत पर मबनी तज्जिए पर जीनत बानो जुज़बुज़ सी हो गई, लेकिन वो भी क्या करती, हर माँ की तरह उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि जवान बेटी जल्द ही अपने घर की हो जाए। अब ज़माने का चलन यही था तो वो ये सब कुछ करने पर मजबूर थी, वगरना उन्हें यूँ बेटियों को आगे करना सख्त नापसंद था। ज़किया ने इतनी मोहब्बत से बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। फिर तुम दोनों हमारे साथ ही बैठना, और ये ज़रूरी नहीं कि तुम उसी बात को जहन में रख कर वहाँ जाओ, आखिर को रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है। जीनत बानो बात बनाते हुए बोली। लेकिन चची, हमें बस कल रात तुम दोनों तो तैयार रहना। जीनत बानो की दुआ की बात दरमियान से उछलकर बोली और कमरे से बाहर चली गई तो दोनों बेबसी से एक दूसरे को देखकर रह गई। चलो देखते हैं अमेरिका वालों ने किस किस्म का माल भेजा है। हया लापरवाही से बोली तो संदल चिढ़ सी गई। तुम्हें तो हर बात में तफरीह ही सूझती है। अरे माई डियर, क्यों अपना खून जला रही हो? जाकर तमाशा देखेंगे और एंजॉय करेंगे। बस वो हया की बात पर महज उसे देख कर रह गई। ओह माई गॉड संदल, मैं बेहोश हो जाऊंगी। उफ, इतनी मुनफरद और नायाब चीज़ अमेरिका वालों ने यहाँ भेज कैसे दी? अरे अगर इसे अमेरिका के म्यूज़ियम में रख लिया जाता तो दुनिया का 8वां जुबा रखने का एजाज़ उसी के हिस्से में आता। हया संदल के कान में घुसी कह रही थी, जबकि खुद संदल से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। शर्म करो, तुम दोनों एक इंसान से मिलती जुलती मखलूक का यूं मजाक उड़ाना कहाँ की शराफत है? हमजा ने बज़ाहिर इन्हें लताड़ा। वैसे संदल, आपस की बात है, मैंने खुद बिना हड्डी का इंसान ज़िंदगी में पहली बार देखा है। संदल का कहका बेसाख्ता फिजा में बुलंद हुआ था, क्योंकि तनवीर उफ्टोनी जिस तरह जिस्म के हर हिस्से को हिला हिलाकर बात कर रहा था, वो उसे खासा मज़ाक खेज बना रहा था। जीनत बानो और निगत बेगम खानदान की दीगर खवातीन के साथ दूसरी तरफ बैठी हुई थी, जबकि शैतानों का ये टोला कोने की मेज़ पर बैठा बड़े ज़ोरों शोर से तनवीर पर तबसरे कर रहा था। बाजी, लगता है कि ओवन में केक बनाते हुए शायद इनके बाल जल गए थे। दुआ ने खिलखिलाते हुए उसके माथे के ऊपर सुरमई और गोल्डन इंतजाज के बालों पर चोट की। हाय, मुझे तो उसके बाल देखकर नूडल्स याद आ रहे हैं। इबाद ने उसके टाइट पम्प किए बालों को निशाना बनाया। उसी स्नामे ज़किया फुप्पो उसे लिए उनकी मेज़ पर आ गई।
बेटा ये तुम्हारे सुल्तान मामू की बेटी संदल और ये मुश्ताक मामू की लड़की हया है। उन्होंने बाकियों को ये अक्सर नज़रअंदाज करके सिर्फ उन दोनों का तारुफ करवाया। दोनों को मजबूरन उस हिलते जुलते शख्स को देखकर मुस्कुराना पड़ा। ओह हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, आई एम टोनी फ्रॉम अमेरिका। टोनी ने बड़े स्टाइल से उनकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे दोनों ने ही नज़रअंदाज कर दिया। अलबत्ता संदल के बराबर बैठे इबाद ने सरस से टोनी का हाथ थाम लिया। हेलो, आई एम इबाद फ्रॉम मुल्तान। इबाद की इस हरकत पर सभी को अपनी हंसी रोकना मुहाल हो गया, जबकि टोनी कुछ बदमज़ा सा हो गया। उसी दम ज़किया फूफो किसी के बुलाने पर दूसरी जानिब चली गई तो हमजा ने फ़ौरन सवाल दागा। हाँ तो मिस्टर टोनी, आप अमेरिका में क्या काम करते थे? ज़रूर वहाँ के बाथरूम साफ़ करता होगा। संदल मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। टोनी भाई, क्या आप माइकल जैक्सन से बहुत मुतासिर हैं? बात बड़ी खुशी खिलासी से बोला। यस माई ब्रदर, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? टोनी अपने कंधे को एक झटका देते हुए बोला तो बेसाख्ता हया का कहका बुलंद हो ही गया। वो दरअसल, हमजा ने बात संभालते हुए हया को घूरा। दरअसल अमेरिका में रहने वाले लोग माइकल जैक्सन को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए। हया ने आगे टुकड़ा लगाया तो टोनी, जो हया को यूं हंसते पर थोड़ा सा हैरान हुआ था, रिलैक्स सा हो गया। कुछ देर बाद ज़किया पुप्पो उसे किसी और से मिलवाने ले गई तो सबने शुक्र का कलमा पड़ा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो हस्बे मामूल सफाई करते हुए साथ साथ अपना सुर भी हिलाप रही थी कि मान उसकी ज़बान को ब्रेक लग गए थे। ड्राइंग रूम के दरवाजे के फ्रेम में तस्वीर की मानिंद बेहिस्सो हरकत खड़ा वो अजनबी बड़े गौर से उसे देख रहा था। कौन है जी आप, और यूं बुत की तरह क्यों खड़े हैं? हया तेज़ लहजे में बोली। आप गालिबन अभी रो रही थी, कोई तकलीफ़ है आपको? नो वारिद की बात पर हया के तलमों पर लगी तो सर पे भुजी। मिस्टर, मैं रो नहीं रही थी, गाना गा रही थी, और तकलीफ़ मुझे नहीं आपको है। आप अपना डॉक्टर से इलाज करवाइए, बल्कि कान के डॉक्टर से। यानी हद हो गई, इतनी सुरीली और मुद्दर आवाज़ को रोने से तशबीह दी जा रही है। हया बोलती चली गई, फिर ज़रा चौंकी। वैसे आप हैं कौन जो मुंह उठाए आंखें फाड़े यूँ मेहमान खाने में घुस आए? कहीं आप सर्फ बेचने वाले तो नहीं हो? खुदाया, आप तो अंदर चले आए। ये ख्याल जहन में दर आते ही वो कुछ परेशान सी हो गई। लाहौल वाला मोहतरमा, क्या मैं आपको सब बेचने वाला नजर आता हूँ? नवारिद भिन्ना कर बोला। अरे सुमेर, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुमसे कहा था अंदर चल के बैठो, मैं भी आता हूँ। और कहते कहते जो ही हमजा की निगाह झाड़न उठाए हया पर पड़ी तो वो पूरी सिचुएशन समझ गया। हया, बाकी की सफाई बाद में कर लेना, पहले हमारे लिए 2 कप चाय बनाकर भेजो। हमजा के शाही हुक्म पर वो अंदर ही अंदर तिल मिलाकर खामोशी से बाहर चली गई। ज़किया पुप्पो ने अपने बेटे का रिश्ता संदल के लिए भेजा तो गोया संदल की ज़िंदगी में तूफान ही आ गया। ओफ, वो नूडल्स जैसे बालों वाला शख्स मेरे लिए रह गया था, जो बिना हिले जुले एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं उस स्प्रिंग नुमा थरकते इंसान से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। संदल तो जैसे हत्ते से उखड़ गई। अम्मी, आप अभी और इसी वक्त पुप्पो को इनकार कर दीजिए। वो जीनत बेगम का घुटना पकड़कर मल्तजियाना अंदाज में बोली। अरे क्या बाउली हो गई हो? आजकल तो आम से आम रिश्ते भी लड़कियों को मिलना मुश्किल हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आया इतना अच्छा रिश्ता, मना कर दूँ? ये हिमाकत मैं नहीं करूँगी। जीनत बानो ने उसे हरी झंडी दिखाई तो वह हरासा सी हो गई और निगत बेगम की तरफ दौड़ी। तायमी प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए। संदल रो देने को थी। संदल बच्ची, क्या बुराई है? तनवीर में पढ़ा लिखा है, अमेरिका से आया, और फिर ज़किया का इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, तुम तो ऐश करोगी। चलो माना कि अभी तनवीर पर कुछ अमेरिकी रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन तुम जाकर उसे जिस रंग में चाहो रंग लेना। ताई अम्मी ने उसे कायल करना चाहा। गोया मैं संदल नहीं बल्कि रंगरेज हो गई। वो दिल ही दिल में सुलग कर बोली, आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस ऊल जुलूल इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। वो इंतहा यह टीले अंदाज में कहकर पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। ये सब क्या हो गया? ज़किया पुप्पो ने मेरे लिए क्यों रिश्ता भेज दिया? और ताई अम्मी और अम्मी दोनों राजी भी हैं, ये सोचकर उसके जिस्म से गोया रूह खींच ली गई। वो हमजा तो बिल्कुल खामोश है। वो क्यों खामोश है? क्या वो चाहता है कि मेरी शादी किसी से भी हो जाए? सोचते सोचते जहन इस नुक्ते पर आकर मुंजमद सा हो गया। हमजा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं है? तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में मेरी शबी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद से बोलते बोलते वे अज़ियत महसूस करके बेकरार सी हो गई। ये खुद साख्ता इंकशाफ कि हमजा को उसकी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं उसे अदमुआ सा कर गया। मैं हमजा के सामने अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी अनार पिंदार को एक तरफ रख कर उसका साथ मांग लूँगी। मैं उसे बता दूँगी कि इन आँखों ने सिर्फ उसके सपने देखे हैं, इस दिल ने सिर्फ उसकी चाहत की तमन्ना की है, इस रूह को सिर्फ उसकी कुर्बत की ख्वाहिश है। वो खुद फरामोशी के आलम में बोलती चली गई, लेकिन यकलक चौंकी। अगर उससे मेरे हाथों को झटक दिया, मेरे संग चलने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं मर जाऊँगी। मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं उसकी जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत की तौहीन और उसकी बेअतनाई सह नहीं पाऊँगी। वो खुद से बोलते बेतहाशा रो दी। वो पूरी शिद्दत से हमजा की तरफ से किसी रद्द अमल की मुंतज़िर थी, लेकिन वहाँ तो हनूज़ खामोशी थी।
वो पहले की तरह सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को आकर उसी तरह दुआ और बात से हंसी मजाक करता, गोया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ मामूल पर हो। हमजा अहमद, मेरी पूरी हस्ती डोल गिर, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं? परवाह ही नहीं। हमजा को खामोश निगाहों से देखते हुए वो इंतहाई तलखी से खुद से बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? इब्तदाई रात की तारीकी में संदल को मुजमल पसमर्दा सा लॉन में बैठा देखकर हया ने इस्तफसार किया, लेकिन संदल हुनूस खामोश बैठी रही। संदल, तुम हाँ कर दो। हया की इस बात पर संदल ने इंतहाई तड़प कर उसे देखा तो वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। ये तुम कह रहे हो हया? तुम? कम से कम मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, वो इंतहाई दुख से बोली तो हया आसमान के सीने पर ढलते दिनों की उदास चांद को देखकर तल्खी से मुस्कुरा दी। संदल, हम लड़कियों को अपनी पसंद नापसंद का इख्तियार देता ही कौन है? और फिर एक मतवसत घराने की लड़की के वालिदैन में इतनी हिम्मत कहाँ होती है कि वो तन्वीर जैसे अमीर घराने की लड़कियों को महज बेटी के नापसंद करने पर मना कर दे। हया ने उसे हकीकत का आईना दिखाया तो वो बेबस सी होकर रो दी। हया, क्या ये तन्वीर दुनिया का आखिरी मर्द है? कोई और रिश्ता भी तो आ सकता है, वो कदरे लिजाजत से बोली। लेकिन इतना अच्छा रिश्ता आने की तो गारंटी नहीं दी जा सकती, हया समझाने वाले अंदाज में बोली। इस रिश्ते में अच्छाई क्या है? वो तनफ्फुर से बोली। संदल, पैसा आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तनवीर पढ़ा लिखा है, लाखों की जायदाद का वारिस है, और फिर लड़के की सूरत व शक्ल नहीं बल्कि उसकी जॉब और मजबूत फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, और ये दोनों चीज़ें तनवीर के पास हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जिसमें सुकून और इत्मीनान ना हो, और क्या करना है ऐसे मजबूत फैमिली बैकग्राउंड का जो हमें दिल की सच्ची खुशियाँ ना दे सके। संदल ने बोलते बोलते सर उठाया तो सामने हमजा को खड़ा पाया। हमजा भैया, आप ही इस लड़की को समझाइए, हया जैसे थक कर बोली और अंदर चली गई। हमजा संदल के मुकाबिल बैठ गया और बगौर उसे देखे गया, जो उसे उस वक्त एक बेकरार रूह की मानने लगी। संदल, क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो, अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि शुरू शुरू में उन्हें अपने लिए आया रिश्ता पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। वाह भाई हमजा, बहुत खूब बात कही तुमने। क्या जानते हो तुम लड़कियों की नफ्सियात के बारे में? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। बाद में सब ठीक यूँ हो जाता है क्योंकि लड़कियां अपनी ख्वाहिशों और आरज़ुओं को समझौते की कब्र में दफन कर देती हैं। संदल के लहजे में तलखी ही तलखी थी। कितना कठोर है ये शख्स जिसको मेरे दिल ने अपना महबूब माना है। मेरा महबूब खुद ही मुझसे किसी और की सेज सजाने को कह रहा है, जिसे मैं मोहब्बत तो क्या पसंद तक नहीं करती, और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने को कह रहा है। ठीक है हमजा अहमद, तुम्हें अगर मेरी ज़िंदगी से जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे बिना मैं जीऊँ कैसे? कैसे तुम्हारे तसव्वुर को अपने जहन के पर्दे से बाहर निकालूं? कैसे अपने दिल पर बनी तुम्हारी तस्वीर को खुरच डालूं? कैसे अपनी रूह से तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी उल्फत को मिटा डालूं, जो मेरे जिस्म के रोए रोए में हलूल कर गई है? अजियत का एक लामहदूद समंदर महसूस करके वो दिल ही दिल में सोचे गई और फिर इंतहाई खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। हमजा ने उसके निठालो शिकस्ता कदमों को बगौर जाते देखा और ख़ुद भी एक अजियत महसूस करके आंखें मीच गया। नींद की परी अपने परों पर रात के इस पहर ढेर सारे सपने समेट कर लाती है और हमारी ख्वाबिदा आंखों में उतार कर चली जाती है। ये सपने जो हमारी शब की तन्हाइयों के बहुत दिलकश साथी होते हैं, जो हमें तख़य्युल के ज़रिए अपने परों पर बिठाकर हमारी मनचाही दुनिया में ले जाते हैं। उन्हीं सपनों की बदौलत हमारी बेरंग ज़िंदगी में रंग से भर जाते हैं, लेकिन जब ये हमसे जुदा हो जाते हैं तो साथ साथ ये हमारी आंखों को भी बंजरो वीरान कर जाते हैं। उस रात कोई सपनों की परी उसकी आंखों में नहीं उतरी, हत्ता कि नींद की देवी भी उस पर मेहरबान नहीं होती। वो रात उसने आंखों में काटी। सुमैर के घर वाले हया का हाथ मांगने आए थे। घर भर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सुमैर हमजा का कोलीग और बहुत अच्छा दोस्त था। हया के चेहरे पर सच्ची खुशियों ने रंग और होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट देखकर संदल ने बेसाख्ता उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया था। सब ही खुश और पुरजोश थे, सवाए संदल के, जिसकी ज़ात का साहिल बिल्कुल वीरान था। ख्वाहिश और खुशियों की लहरें जैसे उस साहिल का रास्ता भूल बैठी थी। हया किचन में सहरी की तैयारी करते हुए हस्ब आदत गुनगुना रही थी। आज उसकी गुनगुनाहट में एक तरंग खुशी की खनखनाहट बखूबी महसूस की जा सकती थी। हया बाजी, रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में तो अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देता है, फिर ये कौन सा शैतान है जो आपको गुनगुनाने पर मजबूर कर रहा है? कहीं ये सुमैर भाई? बकोमत हया ने सुर्ख होकर बात की बात काटी, फिर बारोब अंदाज में बोली, तुम घर पर क्या कर रहे हो? तरावी पढ़ने क्यों नहीं गए? बस मैं जा ही रहा था। इबाद ने जल्दी से बाहर की राह ली तो हया बेवजह ही हंस दी। आज अफ्तारी में हया और संदल ने खासा एहतमाम किया था। दुआ ने लाउंज में दस्तरखान बिछा दिया था। ताया अब्बू और अब्बू भी स्टोर से आ गए। क्या बात है भाई, आजकल हमारी बेटी बहुत चुपचाप सी रहने लगी है, ताया अबू मुशफिकाना अंदाज में बोले तो दस्तरखान पर खजूर की प्लेट रखती संदल की आंखों में बेतहाशा नमी दर आई। उसने यूं ही सामने बैठे हमजा की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था।
संदल ने सरस से निगाहें फेरी थी। नहीं ताया अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो आस्तगी से बोली। उसी दम सायरन की आवाज़ सुनाई दी तो सब अवतार की तरफ मतवज्जा हो गए। संदल उस घोंचू से जाट छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है। अवतार करने के बाद वो कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेटी तो हया कुछ सोचते हुए बोली, कौन सा रास्ता? संदल बेजारी से बोली, तुम भाई से शादी कर लो। हया बज़ाहिर लापरवाही से बोली, लेकिन संदल तो स्प्रिंग की मानी उछल पड़ी। ये बात तुमसे किसने कही? दिलान वाहिद में खुशगवां सा हुआ, लेकिन अगले ही पल सारी खुशगवानी भाप बनकर उड़ गई। मैं खुद ही कह रही हूँ, हया के जवाब पर उसका वजूद जैसे खंजर सा होने लगा, लेकिन दूसरे पल इश्तियाल की एक तेज़ लहर उठ कर आई थी। मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने का कोई शौक नहीं है, इससे तो बेहतर मैं अमेरिका पलट से ही शादी कर लूँ, समझी? संदल न जाने किस बात का गुस्सा हया पर उतारा और करवट बदल कर लेट गई, जबकि हया उसकी पुष्ट को मैंने खेज निगाहों से देखकर मुस्कुरा दी। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हया हमजा को अपने बिस्तर पर नींद दराज किसी गहरी सोच में गलता देखकर बोली तो यकलक चौंक कर सीधा हुआ। हाँ बोलो, क्या बात है? इस तरह वो उलझन की परछाइयाँ हमजा की आंखों से साफ आया थी, जिसे देखकर हया मुस्कुराए बिना ना रह सकी। मैं आप दोनों को इतना बुज़दिल नहीं समझती थी, वो कदरे तासुब से बोली। क्या मतलब? हमजा भवेश खाकर बोला। और भी जो कुछ हया ने बताया उसे सुनकर हमजा की रूह में जैसे ठंडक सी उतरती चली गई। उसने बेसाख्ता एक गहरी सांस फिजा में खारिज की। जहन यकदम हर तरह की सोचो उलझन से पाक हो गया। वाकई हम दोनों बहुत बुज़दिल और कुछ अहमक हैं। हमजा बादल की मानिंद हल्का फुल्का होकर इंतहाई सरशारी से बोला। फिर कुछ सोच कर हया को चंद हिदायत दी। लेकिन भाई, अरे सिर्फ चंद दिनों की तो बात है। हया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हमजा ने उसे राजी कर ही लिया। वो किसी काम से ताई अम्मी की कमरे की तरफ आई तो हमजा का नाम सुनकर कदम खुद ब खुद बाहर ही रुक गए। हमजा के बॉस का आज फिर स्टोर में फ़ोन आया था, वो जल्दी जवाब मांग रहे हैं। ताया अब्बा की इस बात पर वो बुरी तरह चौंकी। हमजा बता रहा था कि महरीन अच्छी लड़की है, अगर हमजा राजी है तो हम रिश्ता ले जाते हैं। ताई अम्मी की आवाज़ उसे बहुत ज़ोरदार झटका लगा। लेकिन बेगम, वो अमीर घराने की लड़की हम जैसे मतवसत तबके के लोगों के साथ एडजस्ट कैसे कर सकेगी? और फिर ये भी तो हो सकता है वो हमजा को अपना घर दामाद बना ले। ताया में तो फकराना अंदाज में बोले, मैंने हमजा से महरीन की बाबत पूछा था, लेकिन फिलहाल उससे कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है वो भी राजी होता है। अम्मी का ये जुमला एक सनसनाते तीर की मानिंद उसका जिगर छलनी कर गया। तो क्या हमजा महरीन से शादी करना चाहता है? वो इंतहाई चंबे से खुद से बोली और फिर एक मखमसे की कैफियत में अपने कमरे में आ गई। उसी समय उसके अंदर बाहर जामिद सन्नाटा था। कोई आवाज़, कोई शोर आसपास नहीं था। समातें जैसे गहरी नींद में चली गई थी और जहन कोरी दीवार की मानिंद बिल्कुल सपाट था। वो बेदम होकर बिस्तर पर गिर गई। रमज़ान का पहला अशरा इंतहाई सरहद से गुजर गया। सुमैर के घर वाले ईद के दिन हया को अंगूठी पहनाने आ रहे थे और संदल की मंगनी भी ईद के दिन ही ठहर गई थी। लिहाजा दोनों की मंगनियों की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। संदल ने बिल्कुल चुप साध ली। वो अपने इर्द गिर्द की सरगर्मियों से कत्तन अनजान, बस अपने अंदर के सन्नाटे में मुंह छुपाए बैठी थी। अफ्तार के बाद जब हमजा वगैरह शॉपिंग करने चले गए तो वो लाउंज में चली आई। उसी दम फ़ोन की बेल बज उठी। उसने इंतहाई कोफ्त के आलम में फ़ोन उठाया, लेकिन अगले पल उसकी तमाम हिस्सियात बेदार हो गई। हमजा का मोबाइल शायद ऑफ है, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, उन्हें कहिएगा कि महरीन को कॉल बैक कर लें। संदल ने इंतहाई सुलगते दिमाग के साथ रिसीवर तकरीबन पटका और फिर जैसे कुछ सोचकर हमजा का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। वो सब काफ़ी देर से घर आए। हमजा फ़ौरन सोने की गर्ज से अपने कमरे में चला गया तो संदल भी मौका देखकर उसके पीछे चली आई। बहुत मुबारक हो, मौसूफ अपने बास की बेटी से शादी कर रहे हैं जो करोड़ों का जहेज साथ लाएगी। कब से आती संदल की जहरीली आवाज़ पर वो हैरान सा होकर पलटा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमजा ना समझने वाले अंदाज में बोला। ओह, इस सादगी पर कौन ना मर जाए, वो तमसखराना अंदाज में बोली। फिर मजीद गोया हुई, अमीर बनने के लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट ढूंढा है तुमने। हैरान से खड़े हमजा के जहन में इसी पल एक झमाका सा हुआ। उसने बेसाख्ता संदल को देखा जो उस वक्त शोला जवाला बनी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके होंठों पर इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट फैल गई, जिसे देखकर वो और चिढ़ गई और जो ही जाने को मुड़ी हमजा ने तेजी से बढ़कर उसकी कलाई को थाम लिया। ये मत समझना कि हर बात से अनजान हैं हम, ये और बात है कि इजहार की आदत नहीं। वो उसके कान में जैसे गुनगुनाया। क्या मतलब? वो गड़बड़ा सी गई और झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मतलब ये कि तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? वो अपनी साबका टोन में बोला। मुझे जलन क्यों होने लगी? बस इस बात पर एतराज़ है कि तुम्हें अपने ही जैसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। वो बात संभाल कर बोली। अपने जैसी लड़की भी तो एक अमीर लड़के से शादी कर रही है। हाँ, हमजा की बात पर उसने इंतहाई हमंकों की तरह उसे देखा, फिर पूरी तरह चिढ़ कर बोली, तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंतहाई गुस्से में कमरे से चली गई, जबकि हमजा कितनी ही देर एक मसरूरकुन कैफियत में घिरा खड़ा रहा। आज 27वां रोज़ा था। सुमैर के घर वालों का इफ्तार था। संदल ने आज पहली बार नोट किया कि ज़किया फूफा रिश्ता डालने के बाद एक बार भी उनके घर नहीं आई थी। इफ्तार के बाद सुमैर के साथ इबाद, हमजा और दुआ खूब हंसी मजाक कर रहे थे।
जबकि संदल भी अपनी पूरी तवज्जो उनकी बातों में मरकूज़ करना चाह रही थी, लेकिन जहनी तौर पर बार बार बहक सी जाती थी। यार महरीन आज शॉपिंग पर जाने को कह रही है थी, लेकिन मैंने कह दिया आज की रात तो जागने की, हम चांद रात को शॉपिंग करने जाएंगे। हमजा संदल को कुनखियों से देखते हुए सुमैर से बोला, जिसके चेहरे पर बैक वक्त कई रंग आकर गुजरे थे। वो सब क्या बातें कर रहे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जहन महरीन के नाम पर जैसे अटक सा गया था। चौंकी तो उस वक्त जब हमजा तकरीबन उसे जोड़ते हुए चाय बनाने की फरमाइश कर रहा था। वो खामोशी से वहाँ से उठ आई। रात इबादत करने के बाद उसने अल्लाह ताला से अपने चैन और सुकून और इत्मीनान के लिए रो रो कर दुआएं मांगी थी, जो ना जाने कहाँ खो गया था। ईद का चांद नज़र आ गया था। हर तरफ मखसूस गहमा गहमी थी। ताई अम्मी और अम्मी शीर खुरमे की तैयारियां कर रही थी, जबकि हया न जाने किन कामों में उलझी हुई थी। दुआ और इबाद भी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शीर खुरमे के लिए सिवियाँ काट कर वो अपने कमरे में चली आई। उस वक्त सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। कल उसकी मंगनी थी, ये एहसास उसकी गोया जान निकाल रहा था। बकौल दुआ के कल सुबह से किया फूफा अपनी बेटियों के साथ ईद और मंगनी का जोड़ा लेकर आ रही हैं। कितनी उदास और बेकैफ सी है ये चांद रात। उसे बेसाख्ता पिछली बार की चांद रात याद आ गई। उसने और हया ने बाजार जाकर ढेरों चूड़ियाँ खरीदी थी, जिन्हें देखकर हमजा ने कहा था, क्या चूड़ियों की दुकान लगाओगी? अब हमजा ने भी तो उसे कई सेट दिलवाए थे। बेसाख्ता उसकी आंखें छलक पड़ी। आदम बेजार लड़की इतनी खूबसूरत रात में यूं अंधेरे में क्यों पड़ी हो मान? हमजा की आवाज़ ने कमरे के सकूत को तोड़ा था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तमाम रोशनियां तो तुमने छीन ली हमजा अहमद। उससे तलखी से सोचा। हमजा ने बटन ऑन किया तो यकदम पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया। उसने बेसाख्ता अपना बाजू आंखों पर धरा। हमजा मुझे तंग मत करो और यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहती हूँ, वो रुखाई से बोली। अभी मैंने तुम्हें तंग किया ही कहाँ है, वो जो मैनी अंदाज में बोला। संदल ने बाजू उठाकर काफ़ी ठठक कर उसे देखा, जहाँ उसके लहजे के साथ साथ निगाहें भी बदली हुई थी। चलो मेरे साथ बाजार चलो, साहब का अंदाज में बोला। हमजा प्लीज़ मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, मेरी तबीयत कुछ डल हो रही है। तो मैरिन के साथ चले जाओ, वो थकी थकी सी उठकर बोली। तो हमजा उसके करीब आकर बैठ गया। कोई प्रॉब्लम है संदल? वो इंतहाई दोस्ताना अंदाज में गोया हुआ था। उस समय संदल का दिल चाहा वो उसका गिरबान पकड़कर पूछे कि तुमने मेरे दामन को नारसाई और बेइतनाई के कांटों से भर दिया। कोई बात नहीं है, तुम जाओ, वो खुद पर जब्त करते हुए बोली। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, तुम्हारी मंगनी स्टोनी फ्रॉम अमेरिका से नहीं हो रही, वो बड़े ड्रामाई अंदाज में बोला। तो संदल भूंचका सी होकर उसे देखे गई। क्या मेरी मंगनी तनवीर से नहीं हो रही? उसने इंतहाई तहय्युर के आलम में उससे इस्तफसार किया। जी जनाब, ज़किया फुप्पो को तो अम्मी के कहने पर चची ने बहुत पहले इनकार कर दिया था। तो फिर मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इस मंगनी की वजह से मैं कितने जहनी कोफ्त उठाई। वो इंतहाई झुंझलाकर बोली। मंगनी तो तुम्हारी कल है, लेकिन तनवीर से नहीं। बल्कि वो कहते अचानक रुका। हमजा शराफत से बताओ किससे है? वो मुश्किल अपना इश्तिहार ज़ब्त करते हुए बोली। मुझसे। वो इंतहाई दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो हक दक सी चंद सानियाँ बस उसे देखती रह गई। क्या कहा तुमने? वो हकला कर बोली। भाई मुझसे, यानी हमजा अहमद से। और किसकी इतनी मजाल है कि तुम्हें मुझसे यूं छीन कर ले जाए? मैं तो बस ये सोचकर खामोश था कि तनवीर मुझसे ज़्यादा वेल सेट है, हो सकता है कि तुम्हें और चची को। लेकिन अगले ही पल उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगे। संदल ने बेतहाशा होकर रोना शुरू कर दिया। तो तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहे थे, मुझे परेशान देखकर खूब लुत्फ उठा रहे थे। आई हेट यू हमजा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो रोते हुए बोली। तो हमजा के तो गोया हाथ पाँव ही फूल गए। बट आई लव यू संदल, मैं तुम्हें सिर्फ सरप्राइज़ देना। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा सरप्राइज़, वो चिल्ला कर बोली। फिर कुछ ना सूझा तो तकिया उठाकर उस पर बरसाती चली गई। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शोर की आवाज़ सुनकर सभी संदल के कमरे में दौड़े चले आए। तो अंदर का मंजर देखकर ताई अम्मी परेशान सी हो गई। अरे बच्ची क्या हुआ, क्यों उसे मार रही हो? ताई अम्मी उसके पास आकर बोली। तो तकिया हमजा पर ही पटक कर वो उनके गले लगकर एक बार फिर रो पड़ी। इन सब ने मुझे मिलकर बेवकूफ़ बनाया, मुझे इतनी ज़हनी अजियत में रखा। देखा मैं कह रही थी कि बच्ची को सब कुछ बता दो, लेकिन तुम लोगों को वो मुआ क्या? वो जहन पर जोर डालते हुए कुछ याद करने लगी। सरप्राइज़ अम्मी, हया की आवाज़ उभरी, जबकि संदल सर कंधे से निकाल कर इंतहाई शिकवा किनारे निगाहों से ताई अम्मी और अपनी अम्मी को देख रही थी। हमजा ये सब कारस्तानी तुम्हारी है, अब तुम ही मेरी बच्ची को मनाओ, वरना ये बात अगर तुम्हारे बाबा तक पहुंच गई तो समझो मंगनी कैंसिल। ताई अम्मी हमजा को डांटते हुए बोली। बच्ची, ये इन शैतानों ने हमारे मुंह बंद करवा दिए थे, चलो अब तुम भी गुस्सा थूक दो, वो उसे चमकारते हुए बोली। और फिर सब कमरे से बाहर चले गए सिवाय हमजा के। तुम भी मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, उसे खून शाम निगाहों से देखते हुए बोली। संदल क्यों मंगली कैंसर करवाने पर तुली हुई हो? प्लीज़ अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लो, वो लजाहत आमेज़ लहजे में बोला। तुमने अभी भी मुंह से क्यों फूटा? अब भी गुनाह बताते हुए तब कर बोली। मैं तो ऐन मंगनी के वक्त तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत ज़्यादा देख कर मुझसे रहा ना गया। वो हमजा की बात पर थोड़ी खफीफ सी होगी, लेकिन अगले पर तन कर बोली।
मैं भी अनमंगनी के वक्त अंगूठी पहनने से ही इनकार कर देती। अच्छा, वो मुस्कुराया, फिर उसके थोड़ा करीब आकर सरगोशियाना अंदाज में बोला, ये तो हम भी जानते हैं, हमसे यूं ना छुड़ा सकोगे दामन, क्योंकि ना सिर्फ हम तुम्हारी आरजू रखते हैं बल्कि कुछ तुम भी हमारी उल्फत रखती हो। वो बुरी तरह झींक गई। तुम्हें ये खुशफहमी कैसे लाहुक हो गई? वो अपने आप को संभाल कर वो मुश्किल बोली। हया दी ग्रेट, जिसने मुझे तुम्हारे दिल की हकायत बताकर मुझे फैसला करने की कुव्वत दी, वगरना अपने ठुकराए जाने का खौफ मुझे कोई फैसला नहीं करने दे रहा था। तो गोया जो डर मुझे था वही डर तुम्हें भी था, संदल ने सोचा। हया ने तुम्हें क्या बताया? वो तीखे से अंदाज में बोली। यही कि आप लैला बीबी बनी। चुपके चुपके भाई की मोहब्बत में नीर बहा रही थी। एकदम हया की आवाज़ कमरे में गूंजी, जो दरवाजे में मुंह डाले शोखी से मुस्कुरा रही थी। मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगी, वो दांत पीस कर बोली, लेकिन कुछ याद आने पर हमजा से गोया हुई। लेकिन तुम तो महरीन से शादी करना चाहते थे। ये तुमसे किसने कह दिया? मैं महरीन से नहीं, बल्कि महरीन मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लाइट एंड डार्क पिंक कलर के कंट्रास्ट सूट में संदल को निगाहों में जज्ब करते वो तरंग से बोला, लेकिन मुझे तो तुमसे शादी नहीं करनी। वो इठलाकर बोली, सर से जैसे सातों पहाड़ सरक गए थे। हया, मार्केट चलो, मुझे ढेर सारी चूड़ियाँ लेनी हैं। वो हया को मुखातिब करते हुए चहक कर बोली। उसके साथ कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हमजा भी इंतहाई सरशार सा होकर उनके पीछे चल दिया। इसके साथ ही यहाँ ये शॉर्ट्स नावल अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा माजरत के इस दफ़ा बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर था। मुझे दरअसल टाइम यही मिला, मैं इस टाइम विंडो के पास बैठी ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर विंडो बंद करती तो फिर मेरा तो बस बुरा हाशर हो जाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। एक दफ़ा फिर से माजरत बैकग्राउंड शोर के लिए। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।